एक ऐसा कंपनी जिसका लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेटवर्थ बढ़ रहा है और इसका सेल भी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इस कंपनी का नाम है जमुना ऑटो। इसका फंडामेंटल हम लोग देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है हम लोग के चैनल मनी स्टेशन पर। तो जब तक हम इसका फंडामेंटल चालू करते हैं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसमें इसमें हम लोग का टॉपिक होगा कि अबाउट कंपनी, कंपनी क्या करती है, कंपनी के बिजनेस क्या है, सेक्टर एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, प्रॉफिट, रेवेन्यू, नेटवर्थ, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग रेशियो। कम से कम 28 रेशियो यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद से मैनेजमेंट एनालिसिस, फिर सबसे लास्ट में आप लोग को एक हम चेक लिस्ट देंगे। तो उससे आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। उस चेक लिस्ट के आधार पर आप लोग को डिसाइड करना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एकदम अच्छा से देखिएगा। क्यों अच्छा से देखना है? क्योंकि अगर जो आप लोग जाते हैं कोई कपड़ा खरीदने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, तो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा एकदम एक एक चीज़ एक एक तरीका से उसको चेक करते हैं तब खरीदते हैं। तो यहाँ पर आप शेयर खरीद रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, यहाँ आपको पैसा से पैसा बनाना है। तो क्यों ना इसके लिए हम आधा घंटा 1 घंटा समय दें कि जिससे पूरा एकदम पूरी तरीक़ा से रिसर्च हो सके। तो चलिए यहाँ पर हम पूरा तरीक़ा से इसका रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है, कंपनी के बारे में देख लीजिए कि इसका मार्केट कैप है 4443 करोड़। आप लोग को पता होगा कि कोई भी स्मॉल कैप कंपनी है, वो उसका वैल्यूएशन अगर जब 5000 से कम है तो वो क्या होती है? स्मॉल कैप होती है। तो ये कौन-सा है? स्मॉल कैप है। आने वाले समय में ये तुरंत मिड कैप बन सकती है। तो ये समझिए कि ये बहुत अच्छा है। जब मिड कैप बन जाएगी तो ये इसका ग्रोथ और ठीक-ठाक अच्छा से होगा। उसके बाद से देखिए कि इसका स्थापना हुआ था 1954 के आसपास और कहाँ हुआ था? यमुनानगर में इसका स्थापना हुआ था। और ये सब तो आप लोग को पता होगा ही कि लार्ज कैप किसे कहते हैं, मिड कैप किसे कहते हैं। ये सब पिछला वीडियो में हम बताए थे। नहीं बताए थे तो एक बार यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम लोग करते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। सबसे पहले किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के लिए हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए कंपनी क्या काम करती है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि कोई भी ऑटो सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर मतलब आप समझिए कोई भी गाड़ी हो गया, ट्रक हो गया, कोई भी कार हो गया, उसका जो पार्ट है, मतलब कि कोई एक कार ऐसे तो नहीं बन जाती है, एक छोटा-छोटा पार्ट मिलकर कोई भी एक कार बनता है, कोई भी ट्रक बनता है, कोई भी बस बनता है। तो वो सब के पार्ट के बनाने का ये काम करती है। और कितना पार्ट बनाती है? लगभग 500 प्लस वो पार्ट बनाती है ये जो कंपनी है जमुना ऑटो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो भी कंपनी जो पार्ट बनाती है उसमें से 2-4 यहाँ पर एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं। तो अब बात यहाँ हम लोग को समझना ये है कि कंपनी क्या बना रही है, ये तो हम समझ गए, ठीक है। फिर उसके बाद समझना पड़ेगा कि कंपनी किसको बेच रही है, इसका जो कस्टमर है कैसा कस्टमर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कस्टमर के लाइन देखिए, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, FUSO, फोर्ड, ये केवल 4-5 ही कस्टमर यहाँ पर हम आपको बताए हुए हैं। बहुत ऐसा कस्टमर है जो इस कंपनी से अपना कोई भी प्रोडक्ट हो गया खरीदता है। तो समझिए कि ये इसका बहुत अच्छा कस्टमर बेस भी है, B2B बिजनेस है। उसके बाद से जो काम भी है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। अब थोड़ा-सा हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि इसके अलावा कंपनी करती क्या है? ये तो इसका मेन बिजनेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा कंपनी क्या करती है? तो इसके अलावा कंपनी एग्रीकल्चर से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित इक्विपमेंट बनाती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन-कौन से इक्विपमेंट बनाती है। इसमें भी बहुत सारा इक्विपमेंट बनाती है, लगभग 50 से ज़्यादा इक्विपमेंट ये बनाती है। इसका सब इक्विपमेंट का हम लास्ट में एक PDF आपको हम दिखा देंगे कि वहाँ पर ये कैसे-कैसे इक्विपमेंट बनाती है। तो लास्ट में हम आप लोग को दिखा देंगे, ठीक है। तो अंतिम तक बने रहिएगा। तब चलिए अब थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं कि इसके सेक्टर का एनालिसिस। मानते हैं कि किसी भी कंपनी में जब हम लोग पैसा लगा दिए और वो जिस सेक्टर का कंपनी है वहीं सेक्टर का ग्रोथ नहीं है तो फिर उस कंपनी का ग्रोथ कहाँ होगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है कि कंपनी तो चूज कर लिए, कंपनी की एनालिसिस करने से पहले हम लोग को एनालिसिस करना होगा सेक्टर का एनालिसिस। तो सेक्टर के एनालिसिस में सबसे पहले क्या देखा जाता है कि इसका मार्केट साइज क्या है। आप लोग को बता दें कि जो ये हम ऑटो बोल रहे हैं, ये जमुना ऑटो है। तो ये समझिए कि आप कार से, ट्रक से, ये सब का जो मार्केट है, ये ऑटो इंडस्ट्रीज है, तो इसका छोड़ देना है। मतलब कि वो उसमें और इसमें ये अलग है। ये समझिए कि ये क्या है,
OME मार्केट हो गया। तो इसका मार्केट कैप हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो अगर ये पूरा होल आपका ऑटो इंडस्ट्रीज का मार्केट देखा जाएगा तो वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उससे हम लोग का एक एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कंपनी जो है केवल OEM में ही डील करती है, तो इसके मार्केट हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इसका मार्केट देखिए 2000 यहाँ पर 16 से देख सकते हैं, 2016 में आपका 39 बिलियन का था, मतलब US बिलियन डॉलर के था 39 का। फिर उसके बाद से ऐसे ही देखिए बढ़ते गया है, बढ़ते गया, फिर 21 में थोड़ा सा कम आया है। मानते हैं कि यहाँ 56 तक गया था, फिर 49, 20-21 में कम हो गया। क्यों हो गया? तो आप लोग को पता होगा कोरोना के कारण ये सब कम हुआ था। फिर 22 में बढ़ गया, फिर 23 में बढ़ गया, फिर 24 में भी लगभग बढ़ गया, यानी 74 बिलियन का, ये समझिए कि 24 में भी इसका मार्केट कैप, मार्केट साइज हो गया है। अब आने वाले समय में 25 में भी बहुत अच्छा बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए इसका ग्रोथ अच्छा खासा ऐसे दिख रहा है। तो इसमें मतलब मार्केट साइज में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट साइज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है एक्सपोर्ट करती है कि इंपोर्ट करती है, क्या करती है। तो आपको बता दें कि जब हम लोग पिछला देखे थे लोग कस्टमर, तो कस्टमर में बहुत सारा कस्टमर देखे थे, एक फोर्स था, ऐसे ही करके बहुत ऐसा कंपनी है जो विदेशी कंपनी है। तो यानी ये जो कंपनी है अपना प्रोडक्ट विदेश में भी भेजती है। तो जब विदेश में भेजती है तो वो क्या हुआ, एक्सपोर्ट करती है। तो एक्सपोर्ट करती है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सेक्टर का एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ कितना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूरोप में लगभग 32% जितना एक्सपोर्ट होता है। सबसे ज़्यादा हम लोग को यूरोप में, फिर एशिया में, फिर उसके बाद से नॉर्थ अमेरिका में, फिर ये 11% अदर हो गया। यानी पूरा कंटिनेंट, मतलब कि हर एक जगह, हर एक महादेश में एक अपना प्रोडक्ट सेल होता है ये सेक्टर का। तो समझिए कि बहुत अच्छा की बात है। क्योंकि देखिए एक और बात आपको हम बता दें कि कोई भी बड़ा बड़ा ब्रांड है, कोई भी बड़ा बड़ा ब्रांड है, वो क्या करता है, ये सब इक्विपमेंट नहीं बना पाता है, ठीक है। ये सब इक्विपमेंट नहीं बना पाता है, तो वो सोचता है कहीं से हम मंगाकर अपने यहाँ असेंबल कर लें। तो अगर जो कोई भी देश की कंपनी ये इक्विपमेंट बनाने में महारत हासिल कर लेती है, तो समझिए कि वो आने वाले समय में कोई अपना वैन भी, अपना गाड़ी भी, कोई भी लॉन्च कर सकती है। तो इसीलिए इसका बेस मजबूत है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सेक्टर मतलब बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका CAGR है कितना, 8.10%, ठीक है। तो CAGR भी इसका बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मानते हैं हर एक साल 8% से इसका ग्रोथ हो रहा है, तो कोई कम नहीं होता है इस इंडस्ट्रीज का, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर ये ब्रेक स्लाइड है। फिर उसके बाद हम लोग को अब करना होता है स्वॉट एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो ये सब देखते हैं। चलिए आगे धीरे धीरे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए स्वॉट एनालिसिस में यहाँ पर सबसे इसका प्लस पॉइंट ये है, ये कंपनी लाभ में, मतलब प्रॉफिट लगातार कर रही है, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इसका सब बहुत बड़ा ये एडवांटेज हो जाता है, ये बहुत बड़ा इस कंपनी के लिए मजबूती हो गया। फिर उसके बाद से कर्ज है, कर्ज बहुत कम है। आगे चल के डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग देखेंगे तो इसके पास कर्ज बहुत कम है। शेयर धारकों के विश्वास है। शेयर धारकों के विश्वास कैसे है? क्योंकि जो शेयर धारक है वो अपना शेयर बेच नहीं रहे। शेयर धारक मतलब प्रोमोटर, ठीक है, वो अपना शेयर बेच नहीं रहे, तो इसीलिए इसका विश्वास वहाँ पर मजबूत बना हुआ है। और बाजार में देखिए अच्छी स्थिति, इसे कहने का अर्थ है कि बाजार में कोई भी इस सेक्टर में काम कर रहा है, उस सेक्टर में ये कंपनी ये अच्छा खासा काम कर रही है। तो इसका समझिए कि स्ट्रॉन्ग बहुत सारा है, स्ट्रॉन्ग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मजबूती बहुत सारा है इसका मार्केट में। उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा वीकनेस के बारे में। मानते हैं कि वहाँ पर हम लोग मजबूती बहुत अच्छा देख लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस कंपनी का सैड बैक क्या है, मतलब कि इसका वीकनेस क्या है, ये सब हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो देखिए सीमित उत्पाद श्रेणी, अब इसका माने कुछ नहीं रह जाता है। क्यों नहीं रह जाता है? कि जब हम लोग चर्चा किए थे कि लगभग 500 प्रोडक्ट बनाती है, क्या 500 प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो सीमित नहीं है। और इसके कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, सीमित कहने का अर्थ कि एक केवल आप ऑटो सेक्टर में है तो वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट का विस्तार नहीं कर सकते हैं। केवल एक गाड़ी में जितना आपको प्रोडक्ट लगेगा उतना ही का विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ कहना सही है कि सीमित उत्पाद श्रेणी है। लेकिन कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपना जा रही है एग्रीकल्चर में भी अपना प्रोडक्ट बना रही है, कृषि से संबंधित भी अपना यंत्र बना रही है। तो समझिए कि वहाँ पर ये जो उत्पाद श्रेणी इसका सीमित है, ये बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम लोग जूझ लेंगे, कोई बात नहीं है। अब देखिए बाजार में प्रतिस्पर्धा,
अब देखिए, जो बाज़ार में प्रतिस्पर्धा जो है यहाँ पर बहुत कॉम्पिटिशन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आने वाले समय में कोई भी कंपनी जब आ रही है मार्केट में, नया-नया कंपनी, तो वो क्या करती है, पूरा R&D के साथ आती है। तो पूरा रिसर्च करके आएगी और इससे अच्छा-अच्छा टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, तो इससे आगे निकल सकती है, ठीक है? तो इतना बोल रहे हैं कि इसका जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी दूर के लिए सोचेगा, वो भी अपना देखिए, कोई भी कंपनी होगा, सब किसी के साथ में ये प्रॉब्लम है। आप कहीं भी जाते हैं तो ज़्यादातर कंपनी के साथ में प्रतिस्पर्धा है, ठीक है? तो उससे हम लोग को कॉम्पिटिशन करना है, उससे आगे निकलना है, तो इस कंपनी को भी आगे निकलना पड़ेगा। तो जहाँ तक विश्वास है कि निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अर्थव्यवस्था पर निर्भरता। हाँ, ये कंपनी है कि अगर जो मानते हैं कि हम लोग की अर्थव्यवस्था नीचे जाता है, थोड़ा-सा स्लो डाउन होता है, थोड़ा-सा रुकता है, कम होता है, तो क्या होगा कि इसका भी स्लो डाउन होगा। तो आप थोड़ा-सा सोचिए कि आने वाले समय में 10 साल से 20 साल तक भारत की अर्थव्यवस्था कम नहीं होने वाला है। किसी का सरकार हो, कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भारत अब मतलब बढ़ चुका है, धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कम नहीं होने वाला है। तो कुल मिला के इसका भी जब अर्थव्यवस्था पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए कुछ-कुछ प्रभाव पड़ जाएगा, हम लॉन्ग टर्म की बात बोल रहे हैं। आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल में कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मानते हैं शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए 10% गिर गया, तो 10% गिर गया फिर ऊपर चढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर ख़ास कुछ प्रभाव नहीं दिखने वाला है, तो आराम से यहाँ पर हम लोग शांति से रहेंगे। यहाँ भी डरने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन वीकनेस में ये सब आता है, इसमें हम लोग को थोड़ा-सा सचेत रहना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद से देखिए, अपॉर्च्युनिटी। अपॉर्च्युनिटी ये है कि आप लोग को पता होगा कि विद्युतीकरण, मतलब कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत सारा मार्केट में आ रही है, तो इसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। क्योंकि देखिए, सब कोई क्या सोचेगा, जिसके पास ऐसे ही डीज़ल और पेट्रोल का गाड़ी है, वो सोचेगा थोड़ा-सा हम इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो। तो जब शिफ्ट होगा तो जो कोई भी गाड़ी हो गया, कार हो गया, क्या होगा, उसका ज़्यादा बिक्री होगा। जब ज़्यादा बिक्री होगा तो ये जो मेन प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट, उसका भी बिक्री होगा, तो इसके पास ये बहुत ही ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। पहला बात हो गया। दूसरा बात कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, इंटरनेशनल, देखिए इंटरनेशनल बाज़ार में इसका बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। एक बात हम बोले थे कि ये भी एक्सपोर्ट करती है, 2-4 ऐसा कंपनी के नाम बताए थे हम कि जो विदेशों में एक्सपोर्ट करती है। तब देखिए वहाँ पर इसका अपॉर्च्युनिटी कैसे है, उसको आपको हम बता रहे हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए जो कोई भी चाइना के सामान है, चाइना के सामान पर उतना कोई ज़्यादा भरोसा नहीं करता है, ठीक है? बहुत ऐसा मतलब कि देता है कि वो वहाँ पर मतलब कि उसका ज़्यादा समय तक वो नहीं चल पाता है, पैसा भी लग जाता है, ज़्यादा समय तक भी नहीं चलता है। तो इसीलिए कोई भी कंपनी सोचेगी कि जो अच्छा से प्रोडक्ट बना के दे, उसके साथ में हम अपना व्यापार करें। तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि यहाँ पर वो कंपनी कोई भी होगा, यहाँ पर वो प्रतिस्पर्धा मतलब कि कॉम्पिटिशन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, उसमें ये आगे निकल सकती है। तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने बहुत अच्छा इसका अपॉर्च्युनिटी है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी और इलेक्ट्रिक गाड़ी जो हो रहा है उसमें भी। उसके बाद से देखिए, ये नई-नई तकनीक पर काम करती रहती है, ये सुधार करती रहती है, तो ये कन्फर्म है कि ये आगे निकल सकती है। तो इसके पास ये भी अपॉर्च्युनिटी है। और उसके बाद से हम लोग थ्रेट के बारे में चर्चा करते हैं। थ्रेट क्या है? क्योंकि देखिए, कच्चे माल की कीमतें, अगर जो मानते हैं कि ये जो जो भी कच्चा माल पर बनाती है, जैसे में इसको स्टील चाहिए, बहुत चीज़ चाहिए इसको बनाने के लिए, तो उस सब में अगर जो बढ़ोतरी देखने को मिलता है, तो इसका भी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो समझिए कि थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद से सरकारी नीतियाँ, हाँ, ये बहुत मैटर करती है, सरकार की नीति क्या है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर भारत में इसके प्रति जो सेक्टर है, इस सेक्टर के प्रति सरकार की नीतियाँ बहुत सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? कि सरकार खुद चाहती है कि इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, सरकार खुद चाहती है कि इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए पैसा दे रही है, या कोई भी इस सेक्टर में कंपनी करे, जो कर रहे हैं उसको आसानी से लोन दे रही है, मतलब हर एक चीज़ कर रही है। पूरा इसका हम रिसर्च किए थे, हम देखे हुए थे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की नीतियाँ अभी फ़िलहाल में कोई नहीं है, इसके लिए कोई मतलब ख़राब नहीं है हम लोग के देश में, ठीक है? लेकिन ये है, थ्रेट होता है कि बहुत ऐसे सरकार चेंज होगा तो वहाँ पर ये सब नीति जब चेंज होगा तो उसके लिए वहाँ पर थ्रेट हो जाएगा। तो अभी के लिए, आने वाले समय के लिए, 4 साल 5 साल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद से देखिए, प्रौद्योगिकी में बदलाव। तो आप लोगों को पता होगा कि अब कोई भी कंपनी है, पुराना है, तो क्या उसमें अपना टेक्नोलॉजी में उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर जो ये बहुत टेक्नोलॉजी आगे चल जाता है, ये वहीं के वहीं अपना फंडामेंटल ही कोर बिजनेस ही पकड़ के बैठी है, उसमें कोई रिसर्च नहीं कर रही है, R&D नहीं कर रही है, तो फिर क्या
क्या होगा, फिर ये कंपनी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन पीछे हम लोग देखे थे कि ये बहुत R&D करती है, यहाँ पर हम लोग देखे थे कि नई तकनीक में ये बहुत सुधार लाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मतलब कि ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी वो करके आगे बढ़ सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है और बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये हर एक चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, मार्च 2021 में इसका प्रॉफिट हुआ था 73 करोड़, वहीं मार्च 2022 में यहाँ पर 141 करोड़, समझिए कि लगभग दुगुना प्रॉफिट वहाँ हो गया। फिर 2023 में 128 करोड़ 168 करोड़ प्रॉफिट हुआ, फिर 2024 में 205 करोड़ हो गया, और केवल जून तक ही 101 करोड़ इसका प्रॉफिट हो गया है, केवल जून तक ही। तो समझिए कि बहुत ही अच्छा इसका प्रॉफिट में ग्रोथ है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो फिर अब क्या चाहिए आपको इसके लिए, और ये क्या है, स्मॉल कैप भी कंपनी है, तो इससे आप ज़्यादा प्रॉफिट का उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। बहुत ऐसा स्मॉल कैप है, स्टार्टअप है जो तो लॉस में चल रहा है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में आया हुआ है, मतलब कि उसका शेयर मार्केट में चल रहा है, तो उस सब के तुलना में ये तो बहुत बढ़िया है। तो नेटवर्क हम लोग देख लिए, उसके बाद से रेवेन्यू कहने का अर्थ कि इसका बिजनेस क्या होता है, कितना का ये प्रोडक्ट बेचती है, व्यापार कितना का करती है। तो मार्च 2021 में 1091 करोड़ का इसका बिजनेस हुआ था, फिर मार्च 2022 में 1023। अब देखिए यहाँ पर कितना सीधे ग्रोथ किया, लगभग 70% का रेवेन्यू में इसका यहाँ पर ग्रोथ आया। फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा खासा ग्रोथ आया रेवेन्यू में, 2337 करोड़ 2023 में, फिर 24 में आया 2432 करोड़। तो ये थोड़ा सा ग्रोथ कम हुआ है, मानते हैं कि 23 से 24 की तुलना में ग्रोथ कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए बहुत अच्छा है। और 2025 में देखिए जून तक ही, मतलब ये जो 2025 कहने का अर्थ ये हुआ कि 2024 और 25 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसको हम लोग केवल एक कोई ईयर बोलेंगे तो उसको 2025 ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं करेगा। तो देखिए 2025 में केवल यहाँ पर अभी 1200 करोड़ अभी ही पहुँच चुका है 2 क्वार्टर में, तो आने वाले और भी 2 क्वार्टर है, लेकिन 24-25 से इसमें भी आराम से पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा था, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो अब क्या चाहिए, फिर उसके बाद नेटवर्थ, तो नेटवर्थ बढ़ेगा ही, जब प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो नेटवर्थ भी आराम से धीरे धीरे बढ़ सकता है। मार्च 2021 में इसका था 580 करोड़, वहीं मार्च 2022 में हो गया 685 करोड़, फिर 23 में देखिए 784 करोड़, फिर 24 में 903 करोड़, और यहाँ का अभी 25 का डाटा नहीं आया है, आने दीजिए तो वहाँ पर हम लोग देखा जाएगा। मतलब ये देखिए 4 साल में कैसे अच्छा खासा मतलब ये बढ़ा हुआ है। तो इसका नेटवर्क में भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कैश फ्लो के बारे में, क्योंकि इसका जो कैश फ्लो है उतराव चढ़ाव इसमें देखने को मिला है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो मार्च 2021 में इसके पास पैसा था तो 37 करोड़ के आसपास था। ठीक है, वहीं 22 में इसके पास माइनस में हो गया। ठीक है, -15 करोड़ हो गया, फिर 23 में 28 करोड़ प्लस में हुआ, फिर उसके बाद से 24 में 22 करोड़ हो गया। तो मतलब कि इसको उतराव चढ़ाव देखने को मिला है कैश फ्लो में। तो इतना उतार चढ़ाव कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि ज़्यादातर बात देखिए पॉजिटिव ही है। तो मतलब मिला जुला के जितना अच्छा होना चाहिए उतना तो अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है कैश फ्लो में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं शेयर होल्डर के बारे में, क्योंकि शेयर होल्डर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कंपनी में। अगर जो शेयर होल्डर अपना शेयर कम कर रहा है तो समझिए कि इस कंपनी में कुछ ना कुछ लोचा है, तभी वो कम कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो FII नहीं होगा, ये DII होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो प्रमोटर है लगभग 50% के आसपास अपना हिस्सेदारी बनाकर बैठा हुआ है। 22 में, 23 में, 24 में, आने वाले जहाँ तक उम्मीद है 25 में भी इसका इतना हिस्सेदारी रहेगा। वहीं देखिए FII देखिए कैसे क्या किया है, 8.77%, फिर 23 में कम किया, फिर 24 में बढ़ा दिया, यानी फिर 25 में थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यानी FII अपना भी डाटा बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पर DII है वो अपना घटाया है, बढ़ाया है, यहाँ पर सब कुछ कर रहा है। DI 22 में मतलब कि इसका लगभग 13% के आसपास था, 13.55%। 23 में देखिए 15.13% था इसका, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से बढ़ गया। ठीक है, लेकिन वहीं 24 में क्या हुआ कि सीधे देखिए आधा कर दिया है। तो मतलब कहने का अर्थ कि ये बढ़ा रहा है, घटा रहा है DII। ठीक है, तो यहाँ पर DII के मामले में यहाँ पर थोड़ा सा ये कमजोर दिख रही है ये कंपनी। ठीक है, FII बहुत अच्छा है, प्रोमोटर भी बहुत अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए होता है ऐसा, DII ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इसमें रिटेलर भी जैसे मानते हैं कि ये 49 और ये 50 समझिए, ये 58 और 58, उसके बाद से 13 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 72, उसके बाद से जो भी बचा लगभग 28% के आसपास इसमें रिटेलर भी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें बस यही थोड़ा सा कमजोरी है कि DII के मामले में ये क्या है, थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे डाटा होता है। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा ये यहाँ सेटबैक दिखता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट रेशियो के बारे में, क्योंकि इतना जब हम लोग कुछ समझ गए एक कंपनी के बारे में तो इम्पोर्टेंट रेशियो जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए पी रेशियो। पी रेशियो यहाँ पर 21 है। किसी भी कंपनी का पी रेशियो 15 से कम होना चाहिए। लेकिन ज़रा सोचिए कि जिस कंपनी के पी रेशियो 15 से ज़्यादा है तो क्या उसमें हम पैसा नहीं लगाएंगे? तो यहाँ हम लोग को ये देखना होता है कि इंडस्ट्री पी है उसकी तुलना में अगर ये इस कंपनी का पी कम है तो फिर वो अच्छा माना जाता है। तो इसका इंडस्ट्री पी कितना है? 32 है। तो 32 के तुलना में ये 21 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये पी रेशियो पर भी ये आराम से परफेक्ट है, कोई बात नहीं। उसके बाद देख सकते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इसका है 22 रुपया 60 पैसा। बुक वैल्यू कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर जो कंपनी बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गया, कुछ भी हो गया तो आपको कितना पैसा मिल सकता है। अगर जो इसका करेंट प्राइस है 1 से 11 रुपया तो उसमें से आपको केवल 22 रुपये ही मिलेगा। तो बुक वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उतना बहुत अच्छा के बात रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर थोड़ा सा इस बात से करेंगे कि इंडस्ट्रीज का बुक वैल्यू कितना है, ठीक है। इंडस्ट्रीज का बुक वैल्यू कितना है उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिसीजन ले पाएंगे कि इसका बुक वैल्यू सही है कि खराब है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू का रेशियो जो निकालते हैं तो ये जितना कम होगा, मतलब बुक वैल्यू का रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका करेंट प्राइस 1 से 11 है और 22 से भाग दे दीजिए तो ये बुक वैल्यू का रेशियो निकल जाएगा। तो ये रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा के बात है। तो अब ये यही रेशियो हम लोग चेक करेंगे कि इंडस्ट्री का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो कितना है। अगर जो उससे ये कम है चाहे उसी के आसपास है तो इसको हम लोग ठीक मान लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पर इंडस्ट्री बुक वैल्यू देखिए, यहाँ पर जब इंडस्ट्री बुक वैल्यू हम लोग देखते हैं तो इंडस्ट्री बुक वैल्यू कितना है? 4 है। और इसका बुक वैल्यू कितना था? इसका बुक वैल्यू कितना था? मतलब बुक वैल्यू कहने का अर्थ क्या आप रेशियो समझिए, ठीक है। बुक वैल्यू रेशियो, ठीक है। बी रेशियो, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो यहाँ पर आप ये समझिए तो इसका भी लगभग 5 के आसपास है, 4.9 है, और इंडस्ट्री का भी लगभग 4 के आसपास है। तो इसको हम लोग मतलब कि अच्छा खासा मान सकते हैं। अच्छा खासा करने का अर्थ कि मॉडरेट में मान सकते हैं, बहुत अच्छा इसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और ये कम रहता इस कंपनी के पीवी रेशियो तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए करेंट प्राइस 1 से 11 पर चल रहा है। तो ये करेंट प्राइस चेंज हो सकता है, आप जब वीडियो देख रहे हैं उसके अनुसार जाकर आप नेट पर सर्च मार लीजिएगा कि इसका करेंट प्राइस कितना है, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए हाई लो 150 का हाई लगाया है और लो लगाया है 105 के, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू क्या होता है? कंपनी की गणना के काम में आता है तो इसका खास कुछ महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। इसको मतलब कि कितना रिटर्न मिल रहा है इक्विटी पर। अगर जो मानते हैं कोई भी 2 शेयर धारक उसमें है, जो कोई भी शेयर होल्ड कर रहे हैं तो उस जो जितना पैसा लगाए हैं उसके पैसा पर कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये देखिए कोई भी कंपनी का 15% से ज़्यादा इसका ROE होता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसका ROE 24.5% है। लेकिन केवल 1 साल को देखने से ज़्यादा अच्छा होता है कि 5 साल और 10 साल का ROE इसका चेक किया जाए। तो देखिए 5 साल का इसका ROE होता है 19.5, यानी लगभग ठीक ठाक है, कोई कम नहीं है 5 साल में। और 10 साल में देखा जाएगा तो वो भी और ठीक है, 23% से है। तो इसका ROE बहुत अच्छा है, तो आराम से यहाँ पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए PEG रेशियो। PEG रेशियो लगभग हम लोग के जितना कम होता है उतना अच्छा का बात होता है, लेकिन 1 से 3 के बीच में है तो ये भी अच्छा है, कोई बात नहीं। 2.24 इसका PEG रेशियो है तो ये भी ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद से देखिए ROCE। ROCE को लगभग आप समझिए कि ROE के तरह ही समझिए, ROE के तरह ही समझिए, ठीक है। इसके परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ये भी हम लोग को देखना होता है। इसका भी लगभग 15 से 18% से ऊपर है इसका भी वैल्यू ROCE का, तो वो भी बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इसका देख सकते हैं 30% है, बहुत अच्छा की बात है। और 5 साल का देखा जाए तो 22.8% है, ये भी कोई कम नहीं है। उसके बाद से 10 साल का देखा जाए तो 32% है, यानी पूरा 10 साल का इसका ROCE देखिएगा तो बहुत ही बढ़िया है। 10 साल की तुलना में तो इसका अभी का तो कम ही है, तो बहुत अच्छा है। ROE और ROCE ये दोनों में ये कंपनी बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए करेंट रेशियो। करेंट रेशियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी कंपनी का करेंट रेशियो 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। 1 से 3 के बीच में क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए ये करेंट रेशियो क्या बतलाता है कि टोटल मेरे पास एसेट है और उसको लाइबिलिटी से भाग देते हैं तो मेरा करेंट रेशियो आता है, ठीक है। तो 3 से भी ज़्यादा है तो वो कंपनी को हम लोग अच्छा नहीं समझ सकते हैं। 3 और 1 से कम भी है तभी हम लोग अच्छा नहीं समझ सकते हैं, मतलब इसके बीच में होना चाहिए। तो करेंट रेशियो इसका 1.59 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा है करेंट रेशियो के भी मामले में। उसके बाद से देखिए डिविडेंड के मामले में ये भी कंपनी अच्छा है, डिविडेंड भी दे रही है 2.15%। तो अब क्या चाहिए
चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग बताएँ ही, पीछे हम लोग चर्चा किए थे कि लगभग 50% रेगुलर मेंटेन इसमें हो रहा है। फिर उसके बाद से देखिए डेब्ट टू इक्विटी ये 0.19 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो 0.5 से इसमें मतलब कम होना चाहिए, किसी भी कंपनी में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए तो ठीक है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ कि अगर जो ये जीरो भी है, तो जीरो अगर रहता है किसी कंपनी में तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा होता है। डेब्ट जीरो है तो और क्या चाहिए। तो यहाँ पर बस यही है कि यहाँ भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है ये भी चल जाएगा। हम लोग को 0.5 से मतलब कम होना चाहिए, तो इससे कम है कोई बात नहीं है। देखिए प्लेज होल्डिंग क्या होता है, प्लेज जो होता है कि अगर जो शेयर धारक अपना शेयर को बांधे पर रखकर कहने का अर्थ है कि लोन लेने के लिए उसको गिरवी रखता है, तो उसको हम लोग प्लेज बोलते हैं। तो इसके पास जो भी 49% शेयर होल्डर है, तो वो क्या किया है, लगभग 1.15% अपना शेयर ये क्या किया है, होल्ड पर रखा हुआ है, उसके तुलना में लोन लिया हुआ है। तो ये भी कोई ज़्यादा नहीं है। अगर जो इसमें एकदम जीरो होता है तो बहुत ही अच्छा का बात होता है, ये जीरो होता है तो बहुत ही अच्छा का बात होता है। क्योंकि देखिए कि कोई भी शेयर होल्डर अगर जो अपने शेयर को क्या करता है कि उसको रख कर उसके अगेंस्ट में लोन लेता है, तो समझिए कि वो कहीं ना कहीं मुश्किल वाला बात होता है, हम लोग अच्छा से समझ नहीं पाते हैं। तो ये जितना जीरो होगा उतना ही ठीक है। ये 1.1% के आसपास है, तो कोई मतलब ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिविडेंड यील्ड, तो हम लोग देख लिए सब। देखिए फ्री कैश फ्लो यहाँ पर हम लोग पीछे भी चर्चा किए थे तो ओवरऑल अभी इसका फ्री कैश फ्लो 73 के आसपास है। तो ये देखिए ये अभी जो 2 क्वार्टर का रिजल्ट आया होगा इसमें थोड़ा बहुत इसका कम हुआ होगा, यानी अभी इसका कैश फ्लो में थोड़ा सा कमी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका कैश फ्लो में थोड़ा सा कमी देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर हम लोग चर्चा किए थे कि इसका कैश फ्लो उतना बढ़िया नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर मानते हैं कि इसका वैल्यूएशन क्या है 4400 करोड़ के आसपास है, 44 करोड़, उसके आसपास केवल 73 करोड़ इसके पास मतलब कि माइनस में है कैश फ्लो। मतलब कहने का कि इसके पास पैसा नहीं है, मतलब जो कैश होता है, बस इतना समझिए, सीधा सा बात समझिए, ठीक है। उसके बाद से 3 ईयर का कैश फ्लो इसका बहुत अच्छा है, 3 साल से इतना सा मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से देखिए इंटरेस्ट कवरेज कहने का अर्थ है कि अगर जो कंपनी लोन ली है, लोन को चुकाने में ये कितना सक्षम है, तो ये बहुत ही अच्छा सक्षम है। किसी का भी इंटरेस्ट कर अगर जो 20 से ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट कवरेज अगर जो 20 से ज़्यादा होता है तो बहुत ही बढ़िया वो कंपनी होती है। तो इसका देखिए लगभग 70 के आसपास है। तो अब क्या चाहिए, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्वांट लाइबिलिटीज ऐसा होता है कि ये छुपा हुआ समझिए कि कर्जा देना होता है। मतलब कि इसके पास लाइबिलिटी होता है, इसके पास जिम्मेदारी होता है पैसा देने के लिए। कब, जब ये मानते हैं कि कोई भी ये जो कंपनी है, ये कंपनी किसी केस में फंसी हुई है, किसी केस में या किसी भी लीगल चीज़ में फंसी हुई है, वो वहाँ पर इसको सेट बैक होता है। मतलब कि उस लीगल चीज़ में, उस केस में ये हारती है तो फिर इसको लगभग इतना पैसा देना पड़ेगा। तो मानते हैं कहाँ इसका 4300-4400 करोड़ का इसका पूरा मार्केट कैप है, उसमें से 22 करोड़ इसको देना पड़ेगा, तो इसके लिए कोई ज़्यादा नहीं है, 22 करोड़ एकदम आम बात है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू, ये क्या बताता है कि जो कंपनी का प्राइस है, जो इसका करेंट प्राइस है, वो ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। तो ये देखिए इसका वैल्यू है 66.55 मैंने 55, तो यानी इसका अभी करेंट प्राइस 1 से 11 चल रहा है। तो इसके आसपास ये रहता तो थोड़ा बहुत हम लोग अच्छा समझते। तो ये अभी क्या है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है इसका प्राइस। जो अभी प्राइस चल रहा है ये क्या है, इसका थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस चल रहा है किसका, इस कंपनी का। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, इंटरप्राइजेज वैल्यू। अगर जो मानते हैं किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए आप 44 से 43 करोड़ दिए, तो आपको कितना सामान मिल सकता है, तो आपको पूरा का पूरा सामान मिल जाएगा आपको 4533 करोड़ का। तो समझिए कि बहुत अच्छा है। अगर जो आपको मार्केट कैप से ये इंटरप्राइजेज वैल्यू ज़्यादा है तो कंपनी बहुत ही अच्छा होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब अच्छा से समझ में आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट रेशियो ये सब हर एक चीज़ पीछे जितना भी बताए हैं सब कुछ अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। तब कुछ इतना आपको समझ में आ गया है, तो अगर जो आप चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना, उसके बाद आप चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग सीखना, उसके बाद आप चाहते हैं इन्वेस्टिंग करना, तो ये सब चीज़ में से कुछ भी आप चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा अमाउंट हम लोग रखे हैं 499 रुपया। ये पेड कहाँ करना है और कैसे करना है, ये सब जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं 7258900288। अगर जो आप मानते हैं क्लास ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। डेली का न्यूज़ मिल सकता है, उसके बाद से जितना ये पीपीटी तैयार करते हैं पीपीटी मिल सकता है, और कोई भी कंपनी का हम रिसर्च करते हैं कि ये कंपनी कैसा है, क्या करती है, हर एक चीज़, तो हर एक चीज़ का पीडीएफ वहाँ पर हम आपको दे देंगे। उसके बाद से इन्फोग्राफिक
ग्राफिक दे सकते हैं। उसके बाद से 100+ बुक आपको दे देंगे। उसके बाद से टेस्ट आपको वहाँ पर लेते हैं, असाइनमेंट हो गया, मतलब कि बहुत कुछ, हर एक चीज़ केवल 499 रुपये में आपको मिलने वाला है। उसके लिए आपको करना क्या है, इस नंबर पर आप एक बार मैसेज कीजिएगा अपना नाम लिखकर और लिखिएगा ज्वाइन कोर्स 7258900288। ये क्या है, मेरा नंबर है, इस पर आप लोग को एक बार मैसेज करना है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। ये देखिए जो आप लोग को रणदीप जौहर साहब हैं, ये समझिए कि बहुत मेहनती आदमी है। ये जो चालू किए थे एकदम छोटा सा से ये कंपनी चालू किए हुए हैं। ये जो कंपनी के चालू किए हैं एकदम छोटा सा कंपनी, मतलब कि एकदम जीरो लेवल से कंपनी को चालू करके इतना मतलब बड़ा ये बनाया है। और इनके बारे में बोला जाता है कि ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कॉलेज से डिग्री हासिल किए हुए हैं। फिर उसके बाद से एमबीए का भी ये कोर्स किए हैं। कहाँ से किए हैं, तो कैलिफोर्निया से किए हैं। इनका जाकर हम लिंक्डइन अकाउंट भी चेक किए थे, तो वहाँ पर बहुत ऐसा इनके फ्रेंड हैं जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के हैं, वहाँ के हैं। और इनके लिंक्डइन मतलब लिंक्डइन जो अकाउंट है वहाँ पर मतलब मैसेज किया हुआ है कि हाँ ये उस समय के बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं स्टूडेंट थे और काम कर रहे थे। तो ये सब मतलब हम देखें तो हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि इनका मैनेजमेंट, इनके बारे में पढ़े तो हर एक चीज़ देखे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो समझिए कि मेरा व्यक्तिगत राय इनके प्रति बहुत पॉजिटिव है। इनसे बहुत कुछ हम लोग को सीखना चाहिए। तो समझिए कि मैनेजमेंट भी अगर जो ये मैनेज कर रहे हैं कंपनी को तो बहुत अच्छा है, कंपनी और ऊपर जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा कंपनी का। अब हम लोग को बारी है कंपनी का चेक लिस्ट तैयार करने में, कि चेक लिस्ट के आधार पर ही हम लोग डिसाइड करेंगे इसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी का बिजनेस। तो आप लोग को पता होगा कंपनी की बिजनेस बहुत बढ़िया है, तो ये ठीक है। ये उसके बाद से सेक्टर एनालिसिस ये भी ठीक है। स्ट्रेंथ इसका बहुत बढ़िया है। वीकनेस जो था वो कंपनी दूर कर सकती है, तो ठीक है। अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। थ्रेट भी बताए थे क्या क्या थ्रेट है, लेकिन वो सब थ्रेट धीरे धीरे करके कंपनी दूर कर लेगी। उसके बाद से देखिए नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेटवर्क बढ़ रहा है, तो ये भी ठीक है। कैश फ्लो बोले थे कि बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसीलिए इसको हम रखे हैं कि ये मॉडरेट है, मतलब कि ठीक ठाक है, मतलब कि अच्छा नहीं है। ठीक है, एकदम बोला जाए कि बिल्कुल अच्छा तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद से प्रोमोटर का होल्डिंग बढ़िया है, एफआईआई बहुत बढ़िया है, डीआईआई सेल कर रहा है, तो इसीलिए इसका डीआईआई के मामले में इसको हम क्रश किए हैं। डीआईआई के चेक लिस्ट में ये फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत बढ़िया है। इंडस्ट्री पी, तो देखिए इंडस्ट्री जो प्राइस टू अर्निंग है, इंडस्ट्रीज पी, ये क्या है, इसको हम मॉडरेट रखे हुए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कम रहता तो और इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता था इस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडरेट है, लेकिन इसके इंडस्ट्री के तुलना में इसका पी बहुत अच्छा है, तो इसीलिए इसको ये पास हुआ है चेक लिस्ट में। उसके बाद से बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू भी इसका, बुक वैल्यू में भी पास इसीलिए कर दिए क्योंकि आप देखिए बुक वैल्यू रेशियो देखिएगा तो इंडस्ट्री का बुक वैल्यू रेशियो के आसपास भी इसका है, तो इसीलिए इसको पास कर दिया है। ठीक है, उसके बाद से देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू, इसका भी मतलब कि बहुत ऐसा कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू जो होता है 10-10 गुना 20-20 गुना होता है, तो इसका तो केवल 4 ही है, तो कोई बात नहीं, इसीलिए इसको इसमें पास कर दिए हैं हम। इंडस्ट्री बुक वैल्यू इसको भी पास इसीलिए किए हुए हैं कि 4 पॉइंट के आसपास इसका है और इसका लगभग 5 के आसपास है, तो ठीक है, दोनों पास हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको बताए हैं कि बहुत ऐसा इंडस्ट्री भी है और बहुत ऐसा कंपनी है जिसका बुक वैल्यू 10-10 गुना 20-20 गुना होता है, तो इसीलिए उस सबसे तुलना किया जाता है, तो इसका सब अच्छा है, कोई बात नहीं। उसके बाद आप देखिए करेंट प्राइस अभी अगर आप लोग को लगाना होगा तो एक काम कीजिए, अभी सपोर्ट पर आया हुआ है, तो आप कभी भी जब मार्केट सपोर्ट पर आता है, कोई भी बढ़िया से बढ़िया कंपनी जब रिजेक्शन लेती है, नीचे गिरती है, तब लगाया जाता है, न कि जब हाई जा रही है उसमें लगाया जाता है। तो इसीलिए करंट प्राइस भी अभी ठीक ठाक है। उसके बाद से आरओई बहुत बढ़िया है, आरओई 5 साल के और बढ़िया है, आरओई 10 साल के बहुत बढ़िया है, पीजी रेशियो भी ठीक ठाक है। प्लेज में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको मॉडरेट रखे हैं, मतलब ठीक ठाक, मतलब ये नहीं कि पास हो गया या फेल हो गया, मतलब ठीक ठाक है, चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट कुछ इसका प्लेज होल्डिंग मतलब है, गिरवी पर रखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको कम मतलब यहाँ पर ठीक ठाक रखे हैं। उसके बाद से आरओसी बहुत बढ़िया है, आर ओ सी 5 साल के ये भी बहुत बढ़िया है, 10 साल का बहुत बढ़िया है। करेंट रेशियो भी ठीक ठाक है, डेब्ट टू इक्विटी भी ठीक ठाक है, इंटरेस्ट कवरेज भी मतलब बहुत बढ़िया है, 20 होना चाहिए और 70 के आसपास है। क्वांट लाइबिलिटी 22 करोड़ केवल है, तो ये कंपनी मैनेज कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रहा इंट्रिंसिक वैल्यू का, क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है दर्शाता है कंपनी ओवर वैल्यू है कि क्या है, तो इसका अभी करेंट प्राइस 11 चल रहा है और इसका लगभग इससे बहुत कम है, तो इसीलिए थोड़ा सा कंपनी ओवर वैल्यूड दिख रही है प्राइस के मामले में।
तो मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो चेक लिस्ट है, कैसे चेक लिस्ट हम तैयार किए हुए हैं। अब इस चेक लिस्ट के आधार पर आप लोग को डिसीजन लेना होगा कि क्या करना है, इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन आप लोग को लेना होगा, ठीक है। हम आपको एजुकेशन के पर्पज़ से बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना होता है, कैसे कैसे क्या देखना होता है, और सब देखकर आपको हम बता दिए। फिर उसके बाद से देखिए दोनों चेक लिस्ट हो गया, दोनों चेक लिस्ट को अच्छा से गौर से देखिए। अगर जो ये कंपनी मानते हैं कि बढ़िया है, तो आप देखिए कि चेक लिस्ट में लगभग 32 इंडिकेटर है, मतलब कि 32 चीज़ में यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें अच्छा खासा जिसमें पास हुआ होगा वो सब ठीक है, और उसके अनुसार आप लोग डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए गैलरी है, तो ये सब क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब इस कंपनी का अपना प्रोडक्ट है, तो ये सब अपने बारे में बता रही है, तो कोई बात नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया होगा। लास्ट में हम बोले थे कि जो जमुना ऑटो कंपनी है उसका एग्रीकल्चर से संबंधित क्या क्या प्रोडक्ट है वो सब दिखाने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि इसका एग्रीकल्चर से संबंधित कौन कौन सा प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट जो है इतना सब अभी मार्केट में आ चुका है। फिर उसके बाद से देखिए इतना आने वाला है, अपकमिंग प्रोडक्ट है। तो ये अपना प्रोडक्ट सेगमेंट में जो हम लोग वहाँ पर एनालिसिस कर रहे थे कि इसका सीमित है, तो सीमित न रहकर इसको बढ़ा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि सबका देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो कृषि में काम आएगा। आने वाले समय में देखिए कृषि को आधुनिक बनाना है नहीं, बनाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्षेत्र में कोई भी कंपनी है तो उसका ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए एक एक करके आप लोग देख सकते हैं कि इसका कौन कौन सा प्रोडक्ट है। अगर जो कोई भी कंपनी पहले से इक्विपमेंट बनाती ही है, इस सब में आती है, तो उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि कैसे इक्विपमेंट बनाना है। बस असेंबलिंग करके और मार्केटिंग कर देना है, तो उसका अच्छा खासा ये सब बिजनेस भी चल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग अच्छा से इसको देखिए और रिसर्च कीजिए। रिसर्च तो हम कर चुके हैं, बस आप लोग को देखना है और डिसाइड करना है कि आगे हम लोग को क्या एक्शन लेना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा इसका क्या हुआ, पीडीएफ हुआ जो आपको हम दिखा दिए। ये कंपनी के वेबसाइट से हम डाउनलोड किए हुए हैं, तो आपको हम दिखा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर जो अच्छा लगा है तो 2-4 आदमी के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए जब तक किसी भी कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस नहीं करेंगे ए टू जेड, तब तक समझिए कि उस कंपनी में हम लोग पैसा लगाने लायक नहीं बनेंगे। तो हम लोग को किसी भी कंपनी में अच्छा से पैसा लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो हर एक चीज़ देखना पड़ता है। अब इसके बाद से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी हम लोग को देखना पड़ेगा, तब जाके पैसा लगाएंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि अभी हम देख कर बताएंगे, तो वो 2-4-10 दिन में ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस के लिए क्या करना है, आप लोग मेरे लाइव आ जाइएगा 9:30 पर, रात को डेली लाइव आते हैं। तो किसी को भी टेक्निकल एनालिसिस इसके बारे में जानना होगा कि कहाँ पर हम लोग खरीदें, इसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, तो वो सब जानकारी के लिए आप लोग 9:30 पर रात को लाइव आ सकते हैं। हम डेली वहाँ पर लाइव आते हैं। तो चलिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतना लंबा वीडियो देखे, हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।